अतर काज़मी साहब, जिस तरह से तरमीम की जा रही हैं, निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियारात देने के हवाले से जो तरमीम की गई हैं, अपोजिशन तो कोई नज़र ही नहीं आती, उनके अपने इत्तेहादी इस पर बड़े सवालात उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो तरमीम की जा रही है एक लंबा सेटअप लाने के लिए, जो भी निगरान सेटअप होगा उससे ज़्यादा इख्तियारात इसीलिए दिए जा रहे हैं कि लंबा सेटअप चलाया जा सके? जी देखें, जिस किस्म की तरमीम की जा रही है, आपने भी जिक्र किया, उससे तासुर यही मिलता है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि निगरानों को इतनी ज्यादा आपने इख्तियारात देने हैं। वैसे भी इंतखाबात 60 रोज के अंदर हो जाएंगे, असेंबलियां जब खत्म होंगी। अगर असेंबली वक्त से पहले भी तोड़ दी जाए तो उसमें भी 9 अगस्त की रात को तहलील कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है वक्त से पहले ये लोग तहलील कर रहे हैं, तो 90 रोज मिलेंगे अब इन लोगों को। जी 90 रोज मिलेंगे, वो उसी तरफ में आ रहा था। पर वो कानून में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि अगर आप वक्त से पहले तोड़ेंगे तो आप 50 रोज में नहीं करवा सकते, आपने लाजमी 90 रोज के अंदर करवाना है। तो उस सूरत में भी ये पहले करवा सकते हैं। तो लेकिन जिस किस्म की कानून साजी की जा रही है उससे ये तासुर मिलता है कि जैसे निगरान सेटअप को कोई तूल देने की कोशिश की जाएगी और उसमें फिर इसी हुकूमत का किरदार होगा, इसलिए कि अगर ये लोग खुद कानून साजी कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये इनका अपना कोई फार्मूला है। दूसरी बात, जिस तरह आपने अर्ज की कि मैंने अर्ज की और आपने फरमाया कि जिस तरह रजा रुबानी साहब और कुछ लोगों ने हुकूमत के अंदर से भी इसके ऊपर तनकीद की, काश ये लोग आज से कुछ माह पहले इसी तरह वॉकआउट कर जाते। रजा रुबानी साहब, जब 2 सूबों के अंदर आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात नहीं हो रहे थे, आइन को रौंदा जा रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा था, उस वक्त अगर ये सेनेट में से वॉकआउट करते रजा रुबानी, तो शायद आज हम इस नहज पे ना पहुंचते जिस पे आज हम पहुंच चुके हैं। ये सवालात आप नहीं समझते इसलिए उठ रहे हैं? अगर ये तरमीम आपने करनी थी तो आपको ये वाजे करना चाहिए था कि ये जब 90 रोज का निगरान सेटअप होगा तो 90 रोज के तक ही हम लोग ये तरमीम करें, ताकि जो शकूक शुबहात जन्म ले रहे हैं कि आप लंबा सेटअप चलाना चाहते हैं, डार साहब को आप लेकर आना चाहते हैं, तो ये तासुर ज़ायल काफी हद तक हो जाता। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बिल्कुल, अगर ये कहा जाता कि जनाब ये इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस आ गया है जो इतने अरसे के बाद लैप्स कर जाएगा, तो बस ये इतने अरसे के लिए है, तो फिर तो चले समझ आती थी। यहाँ पे जिस तरह की तरमीम की गई है वो बाकायदा कानून साजी की जा रही है और ये देखें आइन की रूह के, आइन के स्पिरिट के खिलाफ है। आपकी एक मुंतखब हुकूमत होती है, एक निगरान हुकूमत होती है। निगरान हुकूमत जिसको 4 बंदे बैठ के फैसला करेंगे कि वो कौन होगा, उसको आप आईनी इख्तियारात वो नहीं दे सकते जो आइन आपको अवाम की ताकत या अवाम की वोट के ऊपर आपको देता है। तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से जो कॉन्सेप्ट था निगरान हुकूमत का, उसको इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। और दूसरा, ये आपको नहीं लगता कि डार साहब का नाम फ्लोट करके चेक किया गया है कि देखें इत्तेहादियों का क्या रिएक्शन आता है, अपनी पार्टी के अंदर से क्या रिएक्शन आता है? आप देखें पार्टी के अंदर से भी इसकी मुखालिफत आ रही है। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि ये बड़ा एक अजीब काम हो जाएगा, गैर जानिबदारी नहीं रहेगी, तो बड़े सवालात उठेंगे। फिर पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हमारे साथ तो ऐसी मुशावरत नहीं हुई है। मतलब कि नून लीग के अपने अंदर से मुखालिफत भी आ रही है और लाइलमी का भी इजहार किया जा रहा है। लेकिन जिसका नाम लिया जा रहा है वो 2 दिन पहले के इंटरव्यू में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, अगर ये भी जिम्मेदारी मिली तो वो बखूबी निभाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं नाम फ्लोट किया गया है नून लीग के अंदर से और डार साहब ने कोई तरदीद नहीं की। देखिए, किसी भी शख्स से कोई पूछे, अगर आप मुझसे पूछें अतर साहब, अगर आपको निगरान वज़ीर आज़म बना रहे हैं तो मैं भी कहूंगा जी जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं निभा दूंगा। ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं, लेकिन आइन और कानून को देखना पड़ता है ना। क्या ये हमने कभी देखा था कि हुकूमत का सबसे इंपॉर्टेंट वजीर वो अगली निगरान हुकूमत का वज़ीर आज़म बन जाए? इस आइडिया के ऊपर बहस होना, इस आइडिया को फ्लोट करना, इस आइडिया को मैदान में लेके आना, इसी से जाहिर होता है कि इस वक्त चीजें किस नहज पे पहुंच चुकी हैं। जहां तक गैर जानिबदारी का ताल्लुक है, जो 2 सूबों में गैर जानिबदार निगरान हुकूमतें हैं, उनका किरदार क्या रहा, वो कितनी गैर जानिबदार हैं? टीवी पे बैठ के मोजिज शख्सियात बताती हैं कि जनाब 4 हमारी पार्टी से, 3 हमारी पार्टी से, केपी के हवाले से ये सारी सूरत हमने देखी। और ये जो बात है कि ये चीज डिस्कस नहीं हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उनको भी पता है कि ये नाम फ्लोट होना था। ये नीचे से बाद में इसके ऊपर मुखालफत की गई। और दूसरा जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया है, अलीम आदिल शेख को जिस तरीके से उतारा गया है और जीडीए की मर्जी के साथ एमक्यूएम का ऑपोजिशन लीडर वो लेके आए, क्या उनके कोई बहुत ज्यादा वहां पे कोई जमहूरी तर्ज अमल है? तो ये सब एक दूसरे से मुशावरत से कर रहे हैं। तो अब पीटीआई को आप देख रहे हैं इलेक्शंस में हिस्सा लेते हुए, या माइनस पीटीआई चेयरमैन ही इलेक्शंस में पीटीआई हिस्सा ले सकती है? देखिए, इस वक्त कानूनी बहुत सारे मसाइल हैं।
के लिए, चेयरमैन की तहरीक इंसाफ के लिए मुख्तलिफ अदालतों वगैरह में भी पेश हो रहे हैं, लेकिन उनको इंतखाबी अमल से अगर आप बाहर निकाल देंगे, मुल्क की सबसे बड़ी वैसे सियासी एक चीज क्लियर कर दें अपने प्रोग्राम में, चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो वादा माफ गवाह क्या चीज टेबल पे लेके आएंगे? इशू ये है कि जब कोई स्कैंडल होता है, कोई मुबैना करप्शन का, तो जो असल बंदा है वो तो इधर बैठा हुआ है। वादा माफ गवाह को आपने बाहर से लेके आना है। भाई जो आपके पास मुलजिम जो इधर बैठा हुआ है, आप बता दें कि उसके इस अकाउंट में इतने पैसे हैं, उसने ये जायदाद बनाई, उसने वो जायदाद बनाई। वादा माफ गवाह तो देखिए ना, वो थर्ड पार्टी है। जो असल मुलजिम है वो आपके पास है। वादा माफ गवाह तो उन केसेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे मुलजिम ग्राउंड पे ना हो, मुलजिम गायब हो। मुलजिम इधर है, उसके सारे फाइनेंशियल मैटर्स इधर हैं, अकाउंट्स उसके इधर हैं, बता दें किधर करप्शन हुई है। ये एक सियासी वादा माफ गवाह का तो मतलब होता है ना, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो ग्राउंड पर होना ज़रूरी है मुलजिम का। वादा माफ गवाह का मतलब ये होता है कि आपने जिस शख्स के आप साथ रहे हो या उसके बहुत सारे राज और चीज़ें आपके सामने हो, आप उसके बारे में गवाही दे दें, जी मेरे सामने सब कुछ होता रहा है, मुलजिम हो या ना हो, मेरा नहीं ख्याल इससे फ़र्क पड़ता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो चीजें तो ग्राउंड पे है ना। जो करप्शन हुई है उसके सामने वो सारी करप्शन तो इधर है। पहले वो करप्शन तो हमें बता दें ना कि ये देखें, ये पैसे थे इधर इस अकाउंट में गए और इसका गवाह ये है, और वो गवाह अभी बाहर बैठा हुआ है, उसको हमने लेके आना है। वो करप्शन तो है नहीं है। ये पहले बंदा लेके आएंगे, फिर उसको बताएंगे कि ये करप्शन है। इस तरह तो आवाम नहीं मानेगी ना। आप बताएं कि जनाब ये अकाउंट है, जिस तरह जिन पे इल्जामात लगते थे, पापड़ वाला, ये वाला, वो पैसे सामने नजर आते थे। यहाँ पे कहाँ पे पैसे? कौन सी ऐसी जायदाद है जो उनके नाम पे निकली है? कोई बैंक अकाउंट को बेनामी जायदाद, कुछ भी तो नहीं निकला। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता है ये 90 दिन के जो अरेंजमेंट किया गया है निगरान सेटअप के लिए, बज़ाहिर तो 90 दिन ही है, जाहिर है ये नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी किया गया है कि अगर वो मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए तो वो उनकी कोई वापसी नहीं लग रही है, उसके बाद जब चीफ जस्टिस नए काजी फैज़ ईसा साहब आ जाएंगे तब उनकी वापसी मुमकिन भी लग रही है, वापस आएंगे, उन्हें कैंपेन का टाइम भी मिल जाएगा, और तब तक जो इमरान खान के केसेस हैं, बहुत सारे केसेस का हो सकता है फैसला भी हो चुका हो। ये अरेंजमेंट आपको लगता है नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी हो सकते हैं? देखिए, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी इस तरह का एक बयान दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए। कल भी इसको मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। हाँ। और तासुर ये दिया, और हुक्मरान जो इत्तेहाद है वो बार बार इस तरह का तासुर देता है कि ये चीफ जस्टिस जाएंगे और जब अब अगले आएंगे तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती है, और ये अगले चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है कि काजी फैज़ ईसा साहब आएंगे तो नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काजी फैज़ ईसा साहब हों या फिर अता बंदियाल साहब हों, तमाम मौजूद अदालतें जो हैं और जज साहिबाने वो आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं। इस तरह का तासुर दे के हुकूमती शख्सियात अगले चीफ जस्टिस साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कतई दुरुस्त नहीं।